हेलो स्टूडेंट, 9th SST में आपका स्वागत है। आज आपका सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय स्टार्ट होगा। तो भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले आप पढ़ेंगे भारत एक परिचय, यानी भारत के संदर्भ में जो है आप ब्रीफली जो है संक्षेप में जानकारी अध्ययन करेंगे। तो आइए इस विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप इतिहास में कापी बनाए थे वैसे आप भूगोल में भी कापी आप बनाएंगे उसी तरीके से, और उसी तरीके से आपका नोट्स चलेगा। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत के संदर्भ में परिचय उसका सामान्य रूप से जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भारत संसार की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। भारत क्या है? प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। हर देश की अपनी संस्कृति होती है, अपना इतिहास होता है, अपनी गौरवशाली संस्कृति होती है, और इस तरह से भारत की भी अपनी एक संस्कृति थी, अपना गौरवशाली इतिहास था। भारत के संदर्भ में हम लोग उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो भूगोल विषय के अंतर्गत आप जो है परिचय के संदर्भ में आप स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भारत क्या है? संसार की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी गौरवशाली परंपरा के लिए विश्वविख्यात है भारत के संदर्भ में जैसा कि आप जानते हैं, विश्व में प्राचीन संस्कृतियों में से भारत की अपनी एक संस्कृति रही है, अपनी एक गौरवशाली परंपरा और सभ्यता रही है। यहाँ की कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल सभी अपने आप में एक विशिष्टता लिए हुए है, और इन्हीं विशिष्टताओं के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत दुनिया एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर नाम हिंद महासागर पड़ा, यानी हिंद महासागर जो है भारत के नाम पे जो है हिंद महासागर का नाम पड़ा था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। इसको अनेक नामों से जाना जाता है, यानी भारत को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, भारत खंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान और सिंधु देश, इतने नामों से भारत को जानते हैं। तो इस तरह से भारत के अनेक नाम हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का यह 7वां सबसे बड़ा देश है। इसको जो है अंडरलाइन करेंगे। तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है, तथा आबादी में दूसरा स्थान है इसका। आबादी में दूसरा स्थान है। तो इस तरह से भारत क्षेत्रफल में 7वां स्थान रखता है और आबादी में दूसरा स्थान रखता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। भारत को पूर्वी गोलार्ध में केंद्रीय स्थिति प्राप्त है, और भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इस तरह से भारत को पूर्वी गोलार्ध में क्या स्थिति प्राप्त है? केंद्रीय स्थिति, मध्य भाग प्राप्त है, और भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट, यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में हिमालय और हिंद महासागर के बीच स्थित है। तो इसकी स्थिति क्या है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में हिमालय और हिंद महासागर के बीच स्थित है। आगे बढ़ेंगे। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो कितना है क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पे गोलार्ध आया है, तो गोलार्ध के संबंध में हम लोग विस्तृत जो है तरीके से अध्ययन करेंगे, ऐसे आपके समझ में नहीं आएगा। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे भारत की स्थिति कैसे है। तो ये मान लीजिए आपका पृथ्वी है। इसके बाद जो है मध्य लाइन खींचते हैं, इसे बोलते हैं, जैसे अभी आप शब्द आया है गोलार्ध। किसी गोले के आधे भाग, मध्य भाग को क्या बोलेंगे? गोलार्ध बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो मध्य भाग है इसी को पृथ्वी का गोलार्ध बोला जाता है। आधा भाग, गोलार्ध मीन्स किसी गोले का आधा भाग। तो इस तरह से गोलार्ध दो स्थिति हो गई, मध्य भाग से उत्तरी तरफ और मध्य भाग से दक्षिणी तरफ। तो आपका ये उत्तर हो गया
और ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया। ये आपका पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। अब आप एकदम ध्यान से समझेंगे। गोलार्ध मीन्स किसी गोले का आधा भाग। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे स्थिति क्या है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब गोलार्ध के संदर्भ में आप लोग समझेंगे कि किस गोलार्ध में स्थित है। तो ये मध्य भाग है, इसके ऊपर उत्तर है और इसके नीचे दक्षिण है। अब इसमें चूंकि हमें दो चीज़ों को समझना है, पूर्वी गोलार्ध है और उत्तरी गोलार्ध है। तो यहाँ से ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे और इस लाइन के नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ से इस वाले हिस्से को इधर पश्चिम गोलार्ध, इधर से आगे वाले को पूर्वी गोलार्ध बोला जाता है। तो इस तरह से 4 भागों में डिवाइड है। तो भारत जो है यहाँ पे, चूँकि भारत की अवस्थिति इस जगह पे है, तो ऐसे स्थिति में क्या निकल के यहाँ पे आया है कि भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ पे ये चूँकि पश्चिम का क्षेत्र है, इधर का पूरब है, इधर का नीचे का हिस्सा दक्षिण है और ऊपर का हिस्सा उत्तर है। तो चूँकि भारत यहाँ पे है, तो ऐसे स्थिति में चूँकि यहाँ से उत्तर में है तो उत्तर लग गया, उत्तरी गोलार्ध, और चूँकि ये पश्चिम में नहीं है बल्कि पूर्व में है तो पूर्वी लग गया। तो अब एक साथ क्या बोलेंगे, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में। यही आपको समझना है, यानी भारत जैसे इस लाइन से ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे और इस लाइन से नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। तो इस तरह से जब यहाँ पे स्थिति है तो एक नाम जुड़ के आएगा पहले। अब यहाँ से चूँकि इधर से इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध, और इधर से पीछे साइड में, बैक साइड में क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। चूँकि यहाँ पे भारत की स्थिति है तो ऐसे स्थिति में दो नाम जुड़ेगा, एक तो पूर्व साइड में है और ये इस लाइन से उत्तर में है, तो पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध बोला जाएगा। ऐसे आप सेम यहाँ पहुँचेंगे। अगर यहाँ पे होता तो दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध बोला जाता। अगर भारत इस जगह पे होता तो क्या बोला जाता, तो यहाँ पे भी आप चूँकि दक्षिण इस साइड में है और यहाँ पे क्या है, पश्चिम है, तो दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। और यहाँ पे अगर होता भारत की स्थिति अगर इस जगह पे, तब क्या बोला जाता, चूँकि उत्तर भी है और पश्चिम भी है तो उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध। तो इस तरह से भारत की चूँकि स्थिति अवस्थिति यहाँ पे है, इसलिए इसके साथ दो नाम लगेगा, पूर्वी और उत्तरी। और चूँकि गोलार्ध है, माना गया है किसी गोले का आधा भाग, तो इस तरह से दो नाम जुड़ के आ गया, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध। डेयर स्टूडेंट, एग्जाम में पूछा जाता है भारत की अवस्थिति क्या है, तब आप क्या बताएंगे, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी भारत जो है पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में अवस्थिति है। अब इसी क्रम में हम लोग दो चीज़ें सीखेंगे, एक तो अक्षांश रेखाएं, दूसरा क्या है, देशांतर रेखाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, तो पहले हम लोग इसकी परिभाषा के तहत आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो पृथ्वी का केंद्र ये हो गया। अब मान लीजिए 10 डिग्री की अक्षांश रेखा बनानी है, तो यहाँ से हम 10 डिग्री लेंगे तो ये 10 डिग्री यहाँ पे आएगा, इस जगह पे। पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। तो यहाँ से जैसे ये 90 डिग्री आपका है, 90 डिग्री, तो यहाँ से जो ये लाइन आएगी कितने डिग्री की होगी, 10 डिग्री की, 10 डिग्री की। अब यहाँ से जो लाइन समानांतर ऐसे लाइन खींचेंगे और इसको इरेज कर देंगे। अब ये अक्षांश रेखा कितने डिग्री की हो गई, 10 डिग्री की हो गई। सेम इसी तरह से अगर मान लीजिए 20 डिग्री की बनानी है, तो यहाँ से 20 डिग्री लाइन ऐसे खींचेंगे और इसी के समानांतर जो है ऐसे लाइन खींचेंगे और ये फिर इरेज कर देंगे इसको, तो ये कितने डिग्री की हो गई, 20 डिग्री की हो गई। तो इस तरह से यहाँ से लेके जितनी भी अक्षांश रेखा बनेगी, 90 अक्षांश रेखा बनेगी। कितनी बनेगी, 90। और सेम नीचे भी इस तरह से बनेगी, कितनी बनेगी, 90। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं,
तो स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। इस तरह से 90 ऊपरी उत्तरी अक्षांश रेखा हो गई और नीचे साइड में भी 90 हो गई। तो इस तरह से कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई? 90 उत्तरी, 90 डिग्री दक्षिणी और एक मध्य की 181 अक्षांश रेखाएं कुल हो गई। तो इस तरह से पृथ्वी की केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। तो दो तरह से है, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं और उत्तरी अक्षांश रेखाएं। तो कुल कितनी हो गई? 90 उत्तरी हो गई प्लस 90 दक्षिणी हो गई। और ये सेंटर जिसे 0 डिग्री है ये, तो ये भी है। तो इस तरह से 181, 90 ऊपर 90 नीचे और 181 अक्षांश रेखाएं कुल हो गई। तो इस तरह से इसको लन रखेंगे, इसे बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, जो इस तरह से होती हैं। ये सब क्या हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। अब हम लोग देशांतर रेखाओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। देशांतर रेखाएं क्या हैं? तो देशांतर रेखाओं को समझेंगे। ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लाइन को देशांतर रेखा बोलते हैं। तो इस तरह से उत्तरी ध्रुव ये हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो दो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लाइनों को क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा कहते हैं। तो इस तरह से किसी गोल चीज़ में अगर 1-1 डिग्री पे अंतर पे कोई लाइन खींची जाए तो गोल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? कोई चीज़ 360। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 360, 360। अब आपने दो चीज़ों को सीखा। ये लाइनें जो हैं क्या हैं? जो इस तरह से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई हैं, इन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। और इन्हें क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। अब दोनों में इस तरह से परिभाषा दी गई है कि पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 90 उत्तरी, 90 दक्षिणी और ये एक मध्य में। तो इस तरह से 181 यानी 181 अक्षांश रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360 है। कितनी है? 360। डियर स्टूडेंट, आपने दो चीज़ों को सीखा, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। नेक्स्ट क्रम से हम लोग विस्तार से आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज़ को बहुत सरलतापूर्वक सीखेंगे। आगे भारत का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार पूछेगा, उसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चूँकि एकाएक आप एक साथ कोई चीज़ ग्रहण करेंगे तो आपको कठिनाई होगी, बहुत सरलतापूर्वक समझें। पृथ्वी की स्थिति यहाँ पे है, अभी आपने सीखा किस तरह से कि पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में है। फिर इसके बाद अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं, उसको आपने स्पष्ट किया और सीखा कि जो है पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। संख्या कितनी है? 90 उत्तरी, 90 डिग्री और एक मध्य में 181। और यहाँ पे क्या है? ये देशांतर रेखाएं हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। डियर स्टूडेंट, आज आपने सामान्य रूप से भारत की स्थिति के संदर्भ में आपने अध्ययन किया और इस तरह से अक्षांश और देशांतर रेखाओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।